गुड मॉर्निंग। चैप्टर स्टार्ट करना। देखो फाइंड सॉइल रिएक्शन मृदा अभिक्रिया। ठीक है, मृदा अभिक्रिया की परिभाषा क्या थी? ठीक है, मृदा अभिक्रिया की परिभाषा किससे संबंधित थी कि जो मृदा विलयन की अभिक्रिया है, जो मृदा है, मृदा विलयन के जो कण हैं वो अम्लीय हैं, क्षारीय हैं या उदासीन है। ठीक है, यानी मान लो मृदा में अम्लीय गुण कब अधिक होंगे? जब अम्लीय आयन, अम्लीय यानी H+ आयन है, ठीक है, या Al+3 थे, Fe+3 है। मृदा यदि क्षारीय है यानी कौन से आयनों की अधिकता होगी? क्षारीय आयनों की, OH- या जो भी भास्मिक आयन थे Ca+2 Na+, K+, ठीक है, ये सब कौन से आयन थे? भास्मिक आयन। और यदि मृदा उदासीन है यानी अम्लीय आयन और क्षारीय आयनों का मान कैसा था? बराबर था, तो मृदा कैसी हो जाएगी? उदासीन। ठीक है, फिर बात करेंगे देखो पीएच स्केल की। जल के आयनिक गुणनफल की बात की थी, Kw की वैल्यू कितनी आई थी? Kw का मान कितना आ रहा था? जल का आयनिक गुणनफल 10⁻⁻14 10⁻⁻14। पीएच और पीओएच इन दोनों का योग भी देखा था, कितना आ रहा था? 14। अब पीएच और पीओएच का योग तो हमेशा कितना आएगा? 14 आएगा। यदि पीओएच का मान घटता है तो किसका मान बढ़ जाएगा? पीएच का। या पीएच का मान जितना घटेगा उतना ही मान किसका बढ़ जाएगा? पीओएच का। लेकिन दोनों का मान हमेशा किसके बराबर आएगा? 14 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जितनी पीएच मान में कमी हो रही है उतनी ही पीओएच मान में वृद्धि हो जाएगी, या जितनी पीओएच मान में कमी है उतनी किसमें वृद्धि कर जाए? पीएच मान में। ठीक है, पीएच स्केल की बात करें देखो कहां से कहां था? 0 से 14 तक। 7 कैसा है? उदासीन। जिन यौगिकों का पीएच मान 7 है वो यौगिक कैसे होंगे? उदासीन होंगे। अब देखो 0 से 7 की ओर आते हैं तो अम्लीयता क्या होती है? अम्लीयता घटेगी। यदि 7 से 0 की ओर जाते हैं तो अम्लीयता क्या होगी? बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगी? बढ़ेगी। यदि 7 से 14 की ओर जाते हैं तो क्षारीयता क्या होती है? बढ़ेगी। और यदि 14 से 7 की ओर जाते हैं तो क्षारीयता क्या होती है? घटती है। क्षारीयता क्या होगी? घटेगी। यानी कह सकते हैं कि पीएच का मान कम हो रहा है। 7 से कहाँ चल रहे हैं? 0 की ओर। यदि पीएच का मान जितना कम होगा उतनी ही कौन सी प्रवृत्ति अधिक होगी? अम्लीय प्रवृत्ति। और जितना पीएच का मान बढ़ेगा, ठीक है, 0 से 7, 7 से 14 की ओर चल रहे हैं, जितना पीएच मान बढ़ेगा कौन सी प्रकृति बढ़ेगी? क्षारीय प्रकृति। ठीक है, तो 7 से 0 की ओर चलते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और 7 से 14 की ओर चलते हैं तो क्षारीय प्रकृति क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यानी जितना पीएच मान कम है उतनी अम्लीय प्रवृत्ति अधिक है, और जितना पीएच मान अधिक होगा उतनी क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी? अधिक होगी। तो ध्यान रखें, पीएच मान कम है तो अम्लीय प्रवृत्ति अधिक है, और पीएच मान अधिक है तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या है? अधिक है। मान लो मैं 2 यौगिक दे दिए, अलग अलग प्रकार की मृदा है, एक मृदा का पीएच मान 6 है और एक का पीएच मान 4 है, तो कौन सी मृदा अधिक अम्लीय होगी? 4 वाली। जितना पीएच मान कम होगा उतनी ही अम्लीयता क्या होगी? अधिक होगी। तो कौन सी मृदा अधिक अम्लीय होगी? 4 वाली। एक मृदा का पीएच मान 10 है, एक मृदा का पीएच मान 8 है, ठीक है, किसकी क्षारीयता अधिक है? 10 वाली। जितना पीएच मान अधिक होगा उतनी ही क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। तो ध्यान रखें, 7 से 0 की ओर चलते हैं यानी पीएच मान में कमी होती है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और 7 से 14, ठीक है, पीएच मान में वृद्धि होती है तो क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, अब देखो पीएच और पीओएच का योग कितना देखा था? 14। दोनों का योग कितना होगा? 14 होगा। जैसे मान लो एक तरफ तो ले लें देखो पीएच मान, और एक तरफ ले लें पीओएच मान। मान लो पीएच का मान 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब देखो पीएच का मान कितना है? 0 है, तो
पीओएच का मान कितना होगा बोलते हैं कि कोमल बोलेगी। भाई दोनों का साथ साथ था, योग कितना हो रहा था 14। मान लो इसका 7 कम हो गया तो 7 किसका बढ़ जाएगा पीओएच का। पीएच का मान है तो पीएच का मान कितना होगा 13। दोनों का योग कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। पीएच 2 है तो पीओएच कितनी हो जाएगी 12। इधर 3 है तो 11, इधर 4 है तो 10, इधर 5 है तो 9, 8, 7, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 82। ठीक है, फिर इसकी 8 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 6, इसकी 9 है तो 5, 10 है तो 4, 11 है तो 3, 12 है तो 2, 13 है तो 1, 14 है तो 0। तो पीएच मान कम है, यहाँ तो अम्लीय प्रकृति क्या है अधिक है। 7 से पीएच मान कम है तो पीएच मान जितना कम है उतनी अम्लीय प्रकृति क्या है अधिक है। और यहाँ क्षारीय मान पीओएच का मान अधिक है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी। तो ध्यान रखना दोनों का योग कितना है 14 है। पूछा हुआ क्वेश्चन में पीएच पीओएच का योग कितना होता है तो 14 होता है। जितना पीएच का मान कम होगा उतना ही पीओएच का बढ़ा दो। हमेशा योग कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाओ देखो आगे। पीएच मृदा का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, इससे मृदा की अम्लीयता क्षारीयता को माप सकते हैं। पीएच स्केल के द्वारा मृदा की अम्लीयता क्षारीयता के गुण को क्या कर सकते हैं मापन कर सकते हैं। इसका मापन किसके द्वारा किया जाएगा पीएच स्केल के द्वारा। पीएच स्केल के द्वारा पता लग जाएगा कि मृदा का पीएच मान 7 से कम है या 7 से अधिक है या 7 है, यानी मृदा अम्लीय है क्षारीय है या उदासीन है। पीएच स्केल के द्वारा 0 से 14 तक मापी जाएगी। पीएच स्केल द्वारा पीएच कहाँ से कहाँ तक मापी जाएगी 0 से 14 तक मापी जाएगी। ठीक है, जिसमें 7 बिंदु कौन सा होता है जिसका पीएच मान 7 है। ये वाला बिंदु कैसा है उदासीन बिंदु है, बात कर ली थी। ठीक है, ठीक है, यदि पीएच मान कितना है 0 है तो वो क्या है सर्वाधिक अम्लीय है, अम्ल है, यानी अम्लीयता क्या है सर्वाधिक। अधिकतम सीमा कितनी होगी अम्ल की 0। ठीक है, जितना पीएच मान कम है उतनी ही अम्लीयता क्या है अत्यधिक है। तथा पीएच 14 और यदि पीएच कितनी है 14 है तो ये किसकी अधिकतम सीमा है क्षारीय पर। पीएच मान 0 है तो अत्यधिक अम्लीयता प्रदर्शित करता है और पीएच का मान 14 है तो अत्यधिक क्षारीयता प्रदर्शित करता है। अम्लीयता की अधिकतम सीमा पूछे तो 0, पीएच का मान 0। क्षारीयता की अधिकतम मान पूछे तो पीएच की वैल्यू कितनी 14। ठीक है, उदासीनता पर पीएच और पीओएच याद रखो। पीएच और पीओएच दोनों का मान कितना होता है बराबर होता है कितना 7। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 14 रहेगा। तो उदासीनता पर पीएच और पीओएच 7 होती है। जब मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन में H+ आयन की सांद्रता है। तो पीएच मान कितना कर दिया 7 से कम, यानी कौन से आयनों की दिखता है H+ आयनों की। H+ आयनों की किससे दिखता है OH-, यानी अम्लीय आयनों की संख्या क्षारीय आयनों से क्या है अधिक है। पीएच मान 7 तो मृदा कैसी होगी अम्लीय, यानी किसकी संख्या अधिक है H+ आयनों। ठीक है, तो पीएच मान यदि 7 से कम है तो विलयन में H+ आयन की सांद्रता OH- आयन की सांद्रता से क्या होती है अधिक होती है, अतः मृदा कैसी हो जाएगी अम्लीय। यदि पीएच मान 7 से क्या हो अधिक हो, पीएच मान क्या हो जाए 7 से अधिक हो जाए, यानी क्या कह सकते हैं OH- आयनों की संख्या H+ आयनों से क्या है अधिक है, यानी मृदा कैसी है क्षारीय है। मृदा कैसी रहेगी क्षारीय। और यदि पीएच का मान कितना है 7 है तो क्या कहेंगे H+ और OH- आयनों की संख्या क्या है बराबर, यानी मृदा कैसी है उदासीन है। ठीक है, तो जब मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो मृदा क्षारीय होती है। क्षारीय मृदा विलयन में OH- आयनों की संख्या H+ आयनों की संख्या से क्या होती है अधिक होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं मृदा विलयन में H+ और OH- आयन की मात्रा, यानी दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए तो मृदा कैसी होगी उदासीन होगी। पीएच मान कितना होगा 7 होगा। ठीक है, आसू जल की पीएच जो डिस्टिल वाटर आता है। ठीक है, आसू जल की पीएच की बात करें
तो आसुत जल का पीएच मान कितना होता है 7, यानी वो कैसा है उदासीन। जो वर्षा का जल है वो कैसा होता है आसुत जल है, डिस्टिल वाटर है, ठीक है। लेकिन जब तक वो नीचे आता है तब तक कैसा हो जाता है अशुद्ध हो जाता है। तो वर्षा का जल उदासीन होता है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन वायुमंडल में जो अशुद्धियाँ है वो इससे क्रिया करेगी और जब वो धरातल पर आएगा तो कैसा हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। जो भी सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो इससे क्रिया करेंगे और किसका निर्माण कर देंगे H2SO4 और HNO3, तो फिर वो अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे आएगा, ठीक है। तो दिया हुआ देखो आसुत जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच स्केल लघु गणितीय स्केल है, न कि अंक गणितीय। देखा था पीएच की वैल्यू किसके अनुसार निकाल लेते हैं, लघु गुणक के अनुसार। पीएच बराबर माइनस log H+ की सांद्रता और POH बराबर माइनस log OH माइनस की सांद्रता। इसलिए एक पीएच इकाई के बराबर का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रता से 10 गुना अंतर के बराबर होता है, ठीक है। जो भी पीएच है किसके अनुसार निकल होता है लोग टेबल में कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो दिया हुआ देखो एक पीएच इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रता से 10 गुना अंतर के बराबर होती है। पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 6 में H+ आयन की सांद्रता कितना अंतर आ रहा है 7 से 6 में 1 इकाई का। पीएच और 7 से 6 में कितना अंतर आ रहा है 1 इकाई का, ठीक है। तो आयनों की सांद्रता कितनी गुना का अंतर आ जाएगा 10 गुना। आयनों की सांद्रता में कितना अंतर आएगा 10 गुना अंतर आ जाएगा। पीएच 7 से 5 की बात करें तो आयनों की सांद्रता में अंतर कितना 20 गुना आ जाएगा, क्योंकि तो एक इकाई किसके बराबर मान ली 10 गुना की, ठीक है। तो दिया हुआ देखो हाइड्रोजन आयन सांद्रता से 10 गुना अंतर के बराबर होती है, अतः पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 6 में H+ आयन की सांद्रता 10 गुना अधिक होती है। पीएच 7 की अपेक्षा 5 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी गुना अधिक हो जाएगी 20 गुना। और करते जाओ 4 में, ठीक है। जितना पीएच इकाई में अंतर आएगा, ठीक है, एक इकाई को किसके बराबर मान लिया 10 गुना के बराबर, ठीक है। तो जितना पीएच इकाई में अंतर आएगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 के अकॉर्डिंग उतने ही गुना क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो इस तरफ पीएच 7 से बता दिया मृदा अभिक्रिया का पोलैरिटी नियंत्रण, ठीक है। देखो मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन, ठीक है। जो भी मृदा का पीएच मान है उस पीएच मान में या तो कमी हो जाए या पीएच मान में क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। यदि पीएच मान में कमी होगी तो किसके कारण हुई अम्लीय आयनों के कारण, ठीक है। और यदि पीएच मान में वृद्धि हो रही है, भाई परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, तो पीएच मान में कमी हो जाए या पीएच मान में वृद्धि हो जाए। तो यदि मृदा के पीएच मान में कमी होती है तो अम्लीय आयनों के कारण, ठीक है। और यदि पीएच मान में वृद्धि होती है, ठीक है, तो कौन से आयनों के कारण क्षारीय आयन। और क्षारीय आयन को क्या नाम दे सकते हैं भस्म आयन। भस्म आयन या जो भास्मिक आयन है वो भास्मिक आयन क्या है क्षारीय आयन है, ठीक है। तो दिया हुआ देखो टॉपिक में कि मृदा पीएच में परिवर्तन लाने वाले कारकों को दो समूह में बांटा है। वही कौन कौन से, एक तो अम्ल उत्पादक कारक यानी पीएच मान में कमी कर देंगे, और एक है भस्म उत्पादक कारक यानी पीएच मान में क्या कर देंगे वृद्धि कर देंगे, ठीक है। एक तो क्या है अम्ल उत्पादक कारक और एक है भस्म उत्पादक कारक, ठीक है। पहले की बात करें देखो अम्ल उत्पादक कारक की, तो कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ है यानी कार्बन हाइड्रोजन से निर्मित है, जैसे ह्यूमस वगैरह के, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन किया जाए, उनको तोड़ा जाए, ठीक है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। मान लो H2O है, जल है, जलवाष्प CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायुमंडल में उपस्थित हैं, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं H2CO3 कार्बनिक अम्ल का। किसका निर्माण कर लिया कार्बनिक अम्ल का, ठीक है। तो जब कार्बनिक यौगिकों का विच्छेदन होगा तो वहां कार्बनिक अम्ल का निर्माण भी होता है, और किसका निर्माण होता है अकार्बनिक अम्ल का। जो अम्ल उत्पादक कारक है, भाई अम्ल का निर्माण हो गया तो अम्ल क्या करेंगे पीएच मान में कमी करेंगे, यानी वो जो अम्ल बन रहे हैं वो कौन से कारक हो गए अम्ल उत्पादक कारक। तो दिया हुआ देखो कार्बनिक अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। विच्छेदन से उत्पन्न CO2 पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल, आगे देखो
CO2 किसके साथ क्रिया करेगी? पानी के साथ। इसका निर्माण कर देगी कार्बनिक अम्ल का। कार्बनिक अम्ल के दो कार्बनिक अम्ल के दो H2CO3, ये क्या करेगा? 2H+ आयन और साथ में कार्बोनेट आयन। अब ये 2H+ आयन किसमें वृद्धि कर देंगे? अम्लीय गुणों में वृद्धि कर देंगे। भाई अम्ल है, अम्ल क्या देंगे? H+ आयन। H+ आयन कौन सी प्रकृति में वृद्धि करेंगे? अम्लीय प्रकृति में। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल बनाती है ये अम्ल वियोजन के बाद। ये अम्ल है टूटेगा तो क्या देगा? H+ आयन। H+ आयन अम्लीय गुणों को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। यानी कौन से कारक हो गए? अम्ल उत्पादन कारक। तो कार्बनिक पदार्थ है, विच्छेदन किया जाए तो कार्बनिक अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। दोनों ही प्रकार के अम्ल का यदि वियोजन किया जाए तो कौन से आयन उत्पन्न करेंगे? H+ आयन। अम्ल क्या देंगे? H+ आयन। और H+ आयन देंगे, जैसे जैसे H+ आयन देंगे H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी। यानी कौन सी प्रकृति बढ़ रही है? अम्लीय प्रकृति। तो ये कौन से कारक हो गए? अम्ल उत्पादक कारक। ठीक है, अकार्बनिक अम्ल जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। बताया था कि वर्षा का जल है, वायुमंडल में जो SO2 सल्फर के ऑक्साइड है, NO2 जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, उनसे क्रिया करके क्या बना लेंगे? H2SO4 और HNO3। ये कैसे अम्ल है? अकार्बनिक। लेकिन यदि ये भी टूटेंगे तो क्या दे देंगे? H+ देंगे। तो चाहे कार्बनिक हो या अकार्बनिक अम्ल हो, दोनों कौन से आयन मुक्त करेंगे? H+, जो किसको बढ़ा देगा? मृदा की अम्लीयता को। यानी कौन से कारक हो गए? अम्ल उत्पादक कारक। ठीक है, फिर दिया हुआ देखो भस्म उत्पादक कारक। भस्म यानी भास्मिक आयन। भास्मिक आयन यानी पढ़े थे देखो Na+, Ca+2, Mg+2, पोटेशियम। तो सोडियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब कौन से आयन है? भस्म उत्पादक है। इनकी प्रकृति कौन सी है? क्षारीय प्रकृति। यदि मृदा में इन आयनों की अधिकता है तो pH के मान में वृद्धि होगी। यानी किसमें वृद्धि होगी? क्षारीय गुणों में। तो दिया हुआ है देखो मृदा निर्माण का कोई भी प्रक्रम जो मृदा में विनिमय भस्म हो। विनिमय भस्म यानी धनायन विनिमय पड़ा था भाई, ये क्या है? भास्मिक आयन, धनायन ही है। तो एक धनायन दूसरे धनायन को क्या कर रहा था? विनिमय, प्रतिस्थापित कर रहा था। तो विनिमय भस्मों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये आगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। भाई मृदा में जैसे जैसे धनायन विनिमय होगा यानी भास्मिक आयनों का क्या होगा? विनिमय होगा। तो वहां से कौन से आयन मुक्त होंगे? भास्मिक आयन, धनायन मुक्त होंगे। ठीक है, जो कौन से कारक होंगे? भस्म उत्पादक कारक। ये किसको बढ़ा देंगे? मृदा की क्षारीयता। उनके द्वारा अम्लता में कमी और क्षारीयता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। इन प्रक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम अपक्षय का है। अपक्षय यानी टूटना, वियोजन होना, ठीक है, विच्छेदित होना। जो भी चट्टानें है उनका भी अपक्षय होगा, यानी क्या होगी? वो टूटेंगी। ठीक है, तो जो भास्मिक आयन है, ठीक है, वो तो किसमें वृद्धि करेंगे? क्षारीय गुणों में। और जो H+ आयन है उत्पादक कारक है वो किसमें वृद्धि कर देंगे? अम्लीय गुणों में, यानी pH के मान को कम कर देंगे। ठीक है।